प्रिय विद्यार्थियों, मैं रमेश कुमार, विस्तार व्याख्याता, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से आज आपके समक्ष इस पीपीटी लेक्चर में हाजिर हूँ हिंदी का एक नया वीडियो लेकर, जो शब्द शक्ति के ऊपर आधारित होगा। आज हम इस लेक्चर में शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक शब्द शक्ति। आज हम इस लेक्चर में शब्द शक्ति के अर्थ, उसके प्रकार और उदाहरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। शब्द शक्ति। शब्द के साथ अर्थ का संबंध बहुत पुराना है, शाश्वत है। जिस प्रकार जल और उसकी तरंगें एक दूसरे से अभिन्न हैं, उसी प्रकार शब्द और उसका अर्थ भी एक दूसरे से अभिन्न है। अर्थयुक्त या सार्थक होना शब्दों की एक प्रमुख विशेषता है। शब्द से अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, इस विषय पर विचार करते हुए प्राचीन आचार्यों ने शब्द की शक्तियों की कल्पना की है। आचार्यों के अनुसार शब्द में ऐसी कोई ना कोई शक्ति अवश्य है, जिसके द्वारा वह किसी न किसी अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होता है, और जिस शक्ति के द्वारा शब्द में अंतर्निहित यह अर्थ प्रकट होता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा देखें तो शब्द शक्ति की परिभाषा है, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। प्रत्येक शब्द में वक्ता के वास्तविक अर्थ को व्यक्त करने का जो गुण होता है, वह शब्द शक्ति के कारण ही होता है। सरल शब्दों में शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के बिना शब्दार्थ का ज्ञान संभव नहीं है। प्राचीन आचार्यों ने शब्द शक्ति को शक्ति व्यापार या वृत्ति के नाम से भी पुकारा है, पर अब इन नामों के बजाय शब्द शक्ति नाम ही अधिक प्रचलित एवं मान्य है। विद्यार्थियों, शब्द शक्ति के प्रकार। आचार्यों ने शब्द की 3 शक्तियां मानी हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब इन 3 शक्तियों पर विचार करते हुए हमारे सामने 3 चीजें उभर कर सामने आती हैं। पहला, शब्द। दूसरी, शब्द का अर्थ। और तीसरी चीज जो सामने आती है, वो है उस अर्थ को जानने का साधन। जो पहला शब्द है वो कारण है, और उसका अर्थ कार्य। अब इस कार्य तक पहुंचने का साधन है, वो है शब्द शक्ति। और इस शब्द शक्ति के साधन के बिना शब्द तथा अर्थ के संबंध को समझना या शब्द के अंदर निहित जो अर्थ है उसको पहचानना कठिन है। शब्द शक्तियों का आधार प्राय 3 प्रकार के शब्दों के ऊपर बना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं 3 प्रकार के शब्दों से जो है वो इन शब्द शक्तियों की पहचान भी होती है। तो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा
शब्द शक्तियों का जो आधार है वो 3 प्रकार के शब्द जो हैं उनको जानना। तो वो शब्द जो हैं वो वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। इन्हीं 3 प्रकार के जो शब्द हैं उनको जान लेने से इन सभी शब्द शक्तियों का जो आधार है वो हमारे सामने स्पष्ट और साफ नज़र प्रतीत होगा। तो हमें ये जानना जरूरी है भी वाचक शब्द कौन से हैं। वाचक शब्दों के बारे में चर्चा करें तो वाचक शब्द का अर्थ जानने के लिए वस्तुओं के विषय में जानकारी का होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वाचक शब्द वस्तुओं के संबंध या वस्तुओं के ज्ञान पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए गाय कहते ही हमारे सामने गाय नामक पशु का चित्र उपस्थित हो जाता है, जिसकी जानकारी हमें पहले से होती है। तो गाय कहते ही गाय के चित्र का हमारी आंखों के सामने उपस्थित होना वस्तुओं के विषय में हमारे ज्ञान को दिखाता है। तो जो वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द से प्रकट होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कहते हैं। इसे मुख्यार्थ भी कहा जा सकता है। और शब्दकोश में शब्दों के जो अर्थ दिए रहते हैं वे उस शब्द के मुख्यार्थ ही तो होते हैं। तो इस तरह से वाचक शब्द जो है वो शब्दों के जो मुख्य अर्थ होते हैं वो होते हैं। दूसरा जो है लक्षक शब्द। व्यवहारिक जीवन में कभी कभी कुछ शब्दों का प्रयोग इस रूप में भी कर दिया जाता है कि शब्द के मुख्य अर्थ से काम नहीं चलता, यानी जो मुख्य अर्थ है वो है वाचक शब्द। तो कई बार ऐसा होता है शब्द के जो मुख्य अर्थ है उससे काम नहीं चलता, उसमें बाधा उपस्थित हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें उस शब्द का कोई अन्य अर्थ ग्रहण करना पड़ता है जो मुख्य अर्थ से किसी न किसी रूप में संबंध होने पर भी उससे भिन्न होता है। इस प्रकार हमें जो अर्थ प्राप्त होता है, भिन्न अर्थ प्राप्त होता है, उसे लक्षक, लक्ष्यार्थ या लाक्षणिक अर्थ कहते हैं। तथा जिस शब्द से इस प्रकार का अर्थ प्राप्त होता है उसे लक्षक शब्द कहा जाता है। ठीक है। तीसरा होता है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द में क्या है, कुछ शब्दों का प्रयोग इस रूप में किया जाता है कि ना तो उनका वाच्यार्थ, जिसको हम वाचक शब्द कहते हैं या मुख्यार्थ भी बोल देते हैं, जिनसे मुख्य अर्थ निकलता है, तो उससे काम नहीं चलता। और ना ही जो लक्षक शब्द है, मतलब जो लक्ष्यार्थ है या लाक्षणिक शब्द है, उससे भी काम नहीं चलता। उस शब्द का अर्थ उन दोनों से ही भिन्न होता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए यदि कोई अध्यापक किसी मूर्ख छात्र से यह कहे कि तुम तो साक्षात बृहस्पति का अवतार हो, तो उसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि वह छात्र वास्तव में देवताओं का गुरु है या उनके गुरु बृहस्पति के समान विद्वान है। इसके विपरीत उसके कहने का अभिप्राय यह होता है कि वह छात्र मूर्ख या निरा बुद्धू है। इस प्रकार जो शब्द वाच्यार्थ या मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ की प्रतीति देता है या कराता है, उन्हें व्यंजक शब्द कहते हैं।
और इस शब्द के द्वारा प्राप्त होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो इस तरह से शब्द शक्तियों का आधार जो है वो ये 3 प्रकार के शब्द ही होते हैं, जिन्हें वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द कहा जाता है। अब हम अध्ययन करते हैं जो हमारी पहली शब्द शक्ति है, अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति शब्द की अग्रिम या प्राथमिक शक्ति अभिधा है। शब्द की जिस शक्ति से सांकेतिक, प्रसिद्ध या मुख्य अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि अगर किसी वाक्य को पढ़ते ही हमें उसका मुख्य अर्थ समझ में आ जाता है, या शब्द के अंदर जो प्रसिद्ध अर्थ है वो देता है, या पंक्ति जो है वो सांकेतिक अर्थ देती है जो मुख्यार्थ से संबंध रखती है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण उसे मुख्या भी कहते हैं। और स्पष्ट शब्दों में अभिधा के द्वारा शब्द के सामान्य या लोक प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान होता है। तो अभिधा शब्द शक्ति से जिन शब्दों का अर्थ बोध होता है वह 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? यानी कि जो वो शब्द जो अपना विशेष अर्थ देते हैं और उस शब्दों के जो है वो पृथक पृथक अगर टुकड़े किए जाएं तो वो निरर्थक हो जाते हैं। जैसे घोड़ा, पेड़, पौधा, दंड। अगर इन शब्दों को भागों में बांटा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरे जो होते हैं यौगिक। यौगिक वे शब्द जिनका विश्लेषण संभव हो तथा जिनके प्रत्येक अवयव का पृथक अर्थ निकलता हो, वो यौगिक कहलाते हैं। ये शब्द जो है वो किसी प्रवृत्ति या प्रत्यय के योग से बने होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम भूपति शब्द को देखें तो पाएंगे इसमें भू का अर्थ भी है और पति का अर्थ भी है। जैसे भू का अर्थ है धरती तथा पति का अर्थ है स्वामी, और इन दोनों के योग से इस शब्द का अर्थ होगा धरती का स्वामी, और राजा धरती का स्वामी होता है, अतः भूपति का अर्थ हुआ राजा। यह यौगिक शब्द हुआ। इस प्रकार और बहुत सारे यौगिक शब्द हैं। दिवाकर हो गया, नरेश, उमेश, रमेश, ये सब। तीसरे प्रकार के जो शब्द होते हैं वो होते हैं योग रूढ़, यानी वे शब्द जिनकी संरचना यौगिक शब्दों की तरह हो पर जो अर्थबोध में जो है वो रूढ़ शब्दों के समान हो, अर्थात जिनका अर्थ रूढ़ हो, समूचा और अखंड हो। इस प्रकार के शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे वारिज शब्द है। अगर वारिज शब्द को देखें तो इसकी उत्पत्ति जो है वो वारी प्लस जय, अर्थात जल में जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। यदि इस शब्द को यौगिक माने तो इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि जल में जन्म लेने वाले सिप्पी भी हैं, घोंगे भी होते हैं, शंख भी होता है, मेंढक भी होता है, मछली भी होती है। तो इन सब का बोध होने लगेगा। पर इस शब्द का अर्थ क्या है? वारिज का कमल, जो रूढ़ है। इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से यौगिक होते हुए भी अर्थ की दृष्टि से यह रूढ़ है, अतः यह योग रूढ़ शब्द है। और जलज हो गया, अंबुज, पंकज, पीताम्बर, पशुपति आदि ऐसे योग रूढ़ शब्द हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति में जो है वो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का समावेश रहता है। अगर इसके उदाहरण के बारे में देखें तो गदा रेंकता है, तो इसमें
मुख्य अर्थ क्या हुआ, यानी कि ये रूढ़ शब्द है गधा, जो अपने मुख्य अर्थ जानवर के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है गाय घास खाती है, तो गाय जो है वो मुख्य अर्थ है यहाँ जानवर के लिए प्रयुक्त होने के कारण। तो यहाँ भी अभिधा शब्द शक्ति है। हरी पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ हरी हो गया जो मुख्य अर्थ दे रहा है। ये तो इस तरह से अभिधा शब्द शक्ति जो है वो कार्य करती है। इसके बाद अगर हम दूसरी शब्द शक्ति की बात करें तो वो है लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के लिए 3 शर्तें अनिवार्य बताई है, जिनमें पहली है शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़ना, या अगर शब्द का मुख्य अर्थ अगर माने तो वो हो जाएगी अभिधा शब्द शक्ति। तो इसमें पहली शर्त क्या है, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, बाधा पड़नी चाहिए। दूसरा, शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाएगा। और तीसरा, उस अन्य अर्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई या तो रूढ़ि होगी या कोई विशेष प्रयोजन होगा। तो इस तरह से ये 3 शर्तें जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति में कार्य करती हैं। अब रूढ़ि लक्षणा जो है वो किस तरह से कार्य करती है, उदाहरण के तौर पे देखें तो राजस्थान वीर है। तो यहाँ देखो रूढ़ि जो क्या है, जब किसी रूढ़ि या प्रचलन के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब वहाँ रूढ़ि लक्षणा मानी जाती है। तो उदाहरण हमारे सामने है राजस्थान वीर है। तो इस वाक्य में क्या है, राजस्थान का मुख्यार्थ है राजस्थान राज्य, लेकिन मुख्यार्थ को हमें छोड़ना है, यानी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा पड़नी चाहिए, पहला नियम है। तो राजस्थान या मुख्यार्थ राजस्थान राज्य है, परंतु यहाँ इस अर्थ की बाधा है क्योंकि राजस्थान तो जड़ है, वह वीर कैसे हो सकता है। तो इस स्थिति में इसका यह लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, राजस्थान के लोग वीर हैं। यह अर्थ आधार आधेय संबंध की दृष्टि से लिया जाता है। यहाँ राजस्थान राज्य आधार है तथा राजस्थान के जो लोग हैं वो आधेय हैं। यह अर्थ ग्रहण करने में रूढ़ि कारण है। राजस्थान के लोगों को राजस्थान कहने की रूढ़ि है, यानी कि प्रचलन है। अतएव यहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। तो इस तरह से महाराष्ट्र शासी है तो वहाँ महाराष्ट्र के लोग शासी हैं, पंजाब शेर है तो पंजाब के लोग शेर हैं। तो इस तरह से ये रूढ़ि लक्षणा कार्य करती हैं। दूसरा, बाल्य प्रवेश कर रहे हैं, जो उदाहरण अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, बाल्य प्रवेश कर रहे हैं तो ये किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहा गया है। बाल्य प्रवेश कर रहे हैं तो युद्ध भूमि के अंदर बाल्य कैसे प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि युद्ध भूमि के अंदर जो है वो बाल्यधारी सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार किसी भी विशेष प्रयोजन मतलब युद्ध क्षेत्र की दृष्टि से यह अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ प्रयोजन जो है वो होता है। तो इस तरह से जो शब्द शक्ति लक्षणा है वो कार्य करती है। लोकोक्ति और मुहावरे जो है वो उन सभी में भी लक्षणा शब्द शक्ति कार्य करती है। तीसरी अगर हम शब्द शक्ति के बारे में बात करें तो वो है व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जब
अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा जिन अर्थों को नहीं जाना जा सकता, तब शब्द की तहों में छिपे अर्थ को व्यंजना शब्द शक्ति से ही प्रकट किया जाता है। सरल भाषा में और देखें तो यानी कि जब किसी शब्द के अभिप्रेरित अर्थ का बोध न हो तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन यानी कि जो वक्ता कहता है उसके संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से प्रकट होता है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इस शब्द शक्ति को ध्वन्यार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अर्थ जो है वो ध्वनित होता है। ध्वनित कैसे? जैसे घंटे पर चोट लगने पर जोर की टंकार की आवाज़ होती है और उसके बाद उसमें से मंद मंद झंकार जो है वो निकलती रहती है, जो देर तक गूंजती रहती है। उसी प्रकार इस शब्द शक्ति में भी शब्द से पहले मुख्यार्थ का बोध होता है, उसके बाद वक्ता के या श्रोता के अनुसार जो है वो अन्य अनेक अर्थ ध्वनित होते रहते हैं या अनेक अर्थ निकलते रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो पहला उदाहरण है सूरज डूब गया है, और दूसरा है पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई। तो इन वाक्यों को जो कोई भी व्यक्ति सुनेगा उसे संध्या को क्या कार्य करना है उसी संदर्भ में अर्थ ग्रहण करेगा। तो सूरज डूब गया तो किसान के लिए है, मुझे घर चलना चाहिए। सूरज डूब गया गृहिणी के लिए है, मुझे रोटी पकानी चाहिए, या मुझे जो है वो ये कार्य सांझ के समय का जो भी है वो शुरू करना चाहिए। या खिलाड़ी जो है वो उसको अपने संदर्भ में ग्रहण करेगा, भी मुझे जो है वो खेल बंद कर देना चाहिए, घर चलना चाहिए। मतलब अलग अलग व्यक्ति अपने अनुसार अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इसी तरह पुजारी ने कहा है अरे संध्या हो गई, तो पुजारी तो पूजा करने हेतु कह रहा होगा, तो इसके अंदर किसान घर लौटने हेतु, या इसी तरह मतलब कोई संध्या हो गई है कोई अन्य कार्य गृहिणी के लिए, फिर वही हो जाएगा खाना पकाने हेतु, या इस तरह से अर्थ ग्रहण कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करेगा। तो अतः एक ही वाक्य का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ एक ही रहने पर भी अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग भावार्थ निकाले जाएं, इसी के कारण यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति मानी गई है। अब देखो व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना की बात करें तो जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर निर्भर करता है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। यहाँ शब्द की बात हो रही है तो शाब्दी व्यंजना अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग स्थलों में ही पाई जाती है। व्यंजक शब्द के स्थान पर उसका समानार्थी शब्द रख देने से शाब्दी व्यंजना का सारा चमत्कार जो है वो लुप्त हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, बिहारी का एक दोहा है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को गटी ए वर्ष बानुजा वे हलदर के बीर। इस दोहे का सामान्य अर्थ है, राधा और कृष्ण की जोड़ी चिरजीवी हो, इनका पारस्परिक प्रेम गंभीर क्यों न हो, क्योंकि इन दोनों में घटकर कौन है, मतलब कम कौन है, दोनों ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यदि एक इसमें वर्ष भानु जैसे महापुरुष की पुत्री है तो दूसरे बलराम जैसे प्रभावशाली पुरुष के भाई भी हैं। इस अर्थ के बाद भी वर्ष भानुजा और हलदर शब्दों का कुछ अन्य अर्थ भी झांक रहा है।
जैसे वृषभानुजा की दो व्युत्पत्तियां हैं, वृषभानु प्लस जा तथा वृषभ प्लस अनुजा। और इन दोनों के आधार पर क्या है, वृषभानु प्लस जा, तो वृषभानु राधा के लिए हो गया, जो बेटी है वृषभानु की, और वृषभ प्लस अनुजा तो ये हो गया गाय के लिए, जो बछड़ा उसके लिए। ऐसे ही जो हलधर है उसके भी दो अर्थ निकलते हैं, एक तो हल को शस्त्र के रूप में धारण करने वाले बलराम, और दूसरा जो है वो हल को खींचने वाला बैल। तो इन दोनों में एक तो गाय और दूसरा बैल, यानी कि बैल का भाई बैल, तो दोनों शब्दों में अलग अलग अर्थों की प्रतीति हो रही है। तो इस तरह से इनके अनेक अर्थ निकलते हैं। अब यदि इस दोहे में वृषभानु और हलधर के स्थान पर इनके कोई पर्यायवाची शब्दों को रख दिया जाए तो ये जो व्यंग्यार्थ हुआ है इसकी प्रतीति समय पर नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से यहाँ शाब्दी व्यंजना कार्य करती है। दूसरा अगर बात करें तो आर्थी व्यंजना, तो जहाँ व्यंग्यार्थ शब्द पर निर्भर न होकर अर्थ पर निर्भर हो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। और यहाँ भी व्यंजक शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर सारा व्यंग्यार्थ जो है वो निर्बाध गति से चलता रहता है। तो इस तरह से व्यंजना शब्द शक्ति दो प्रकार से कार्य करती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन किया। देखते हैं, थोड़ा सा इनका तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। तो देखें तो अभिधा में क्या सीखा हमने भी, अभिधा में केवल मुख्य अर्थ अथवा जो लोक प्रसिद्ध अर्थ होता है वही प्रकट होता है, जबकि लक्षणा में क्या है, मुख्यार्थ से हटकर उसी के लक्षण के आधार पे अन्य अर्थ निकलता है। और व्यंजना के अंदर क्या होता है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ निकलता है। उसके बाद अगर बात करें तो अभिधा के अंदर किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मुख्यार्थ ही अर्थ है। लक्ष्यार्थ निकालने में अभिधा शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पहले मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होनी चाहिए, तो मुख्यार्थ तो जरूरी है। और व्यंजना में क्या है, अभिधा व लक्षणा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थ तीसरा फिर भी निकलता है। अभिधा के अंदर क्या है, इसमें पाठक और श्रोता वास्तविक अर्थ को ग्रहण करते हैं। और लक्षणा शब्द शक्ति में क्या है, मुख्यार्थ से परे जिस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उस लक्षण के अनुसार अपनी कल्पना और तर्क के आधार पे जो अभिष्ट अर्थ निकलता है उस तक पहुंचा जाता है। और व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है, इसमें संकेत बल होता है केवल, बाकी समस्त अर्थ पाठक या जो भी श्रोता है वो वाक्य के अनुसार ग्रहण करता है। तो इस तरह से हमने आज शब्द शक्तियों के बारे में और उनके भेदों के बारे में अध्ययन किया और पाया भी शब्द शक्तियों के कितने भेद हैं, उनका किस किस तरह से स्वरूप और कार्य है, और किस प्रकार के शब्दों में ये शब्द शक्तियाँ जो है वो कार्य करती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह एक अन्य विषय को लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।